तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब बात यह आती है कि हम सीधे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी तो रख सकते थे, तो हमने इस चैप्टर का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ क्यों रखा है। तो चलिए हम पहले इसके अर्थ को समझते हैं कि चैप्टर का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ क्यों रखा गया है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो सबसे ज़्यादा ईंटों से, मनकों से तथा अस्थियों से ही प्राप्त हुई है। यही वो चीज़ें हैं जिनसे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतनी सारी चीज़ें जान सके हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ रख दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी और हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके यानी जीवन जीने के तरीके कौन कौन से थे और कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सभ्यता और संस्कृति। कुछ लोग सभ्यता और संस्कृति को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभ्यता और संस्कृति दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो देखिए, हम जैसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, और दूसरी तरफ देखा जाए संस्कृति तो भारतीय संस्कृति, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो हम इसी डिफरेंस को समझने वाले हैं। हमारी जो सभ्यता होती है वो मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति को सूचित करती है। भौतिक क्षेत्र मान लीजिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है, तो भौतिक क्षेत्र मान लीजिए ये हमारा हार्डवेयर है। इससे हमारे क्षेत्र की प्रगति, इसमें हमारा ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, और जैसे उस सभ्यता में कैसी कैसी इमारतें बनाई जाती थी, मस्जिदें कैसी थी, वहाँ के मंदिर कैसे थे, वहाँ की नालियाँ कैसी थी, ये हमारी भौतिक क्षेत्र में आ जाता है और ये हमारी सभ्यता कहलाती है। और अब बात करें हम संस्कृति की, तो ये मनुष्य के मानसिक क्षेत्र या फिर नैतिकता के बारे में बताते हैं। जैसे उस क्षेत्र के भाषा, संस्कृति, पहनावा, रहन सहन, वहाँ का खान पान, ये सारी हमारी संस्कृति में आ जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए हमने एक ले लिया पुष्प, ठीक है, और उसकी हो गई सुगंध। तो अब इसमें सभ्यता जो होगी वो हमारा पुष्प होगा, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, और जो उसकी सुगंध होगी वो हमारी हो जाएगी संस्कृति। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो उस मान लीजिए हमारा शरीर है, ठीक है, और हमारी आत्मा है। तो जो हमारा शरीर होगा वो हो जाएगी हमारी सभ्यता, और जो हमारी संस्कृति होगी वो हो जाएगी हमारी आत्मा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में। तो देखिए, ईसा पूर्व दो टाइम पीरियड है। एक है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और एक है ईसवी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो अब हम इसी को पढ़ेंगे। ईसा पूर्व जो है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है, और जो ईसवी है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। ईसा पूर्व को हम बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट एंड बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा होता है घटते क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे हम उल्टी गिनती गिनते हैं ना, 90, 80, 70, 50, 40, 30, तो ये हमारा घटते क्रम में हो जाता है। इसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। और जो हमारा ईसवी है इसके भी दो नाम हैं। इसे एडी यानी एनो डोमिनी तथा सी यानी कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा होता है बढ़ते क्रम में। जैसे हम नॉर्मल काउंटिंग का आते हैं 1, 2, 3, 4। तो मान लीजिए हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और अभी चल रहा है 2023, तो ये हमारा बढ़ते क्रम में होता है। ये था हमारा ईसा पूर्व और ईसवी। आप इसे एक चार्ट के समय भी थ्रू भी समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को
कुछ नामों से जाना जाता है, जो कि हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखते हैं इसका नामकरण। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ ये संस्कृति सबसे पहली बार खोजी गई थी, उसके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। मतलब जो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते आ रहे कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता, वास्तव में उसका नाम हड़प्पा सभ्यता है ही नहीं। अरे सर जी ये क्या कह रहे हो, हड़प्पा सभ्यता नहीं है तो मतलब क्या हमें पागल बनाया जा रहा है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता मतलब खोजी गई थी, एक जगह थी जहाँ पे हड़प्पा नाम की जगह थी, ठीक है, वहाँ पर खुदाई हुई। तो जो हड़प्पा नाम की जगह थी, उसी जगह के नाम पर इस सभ्यता का नाम हमने हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। हड़प्पा सभ्यता का वास्तविक नाम हड़प्पा सभ्यता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। अलग अलग इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण अलग अलग मानते हैं, लेकिन हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच को ही माना गया है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा स्थापत्य अवशेष, दूसरा है हमारा विलासिता की वस्तुएं, तीसरा है समाधान, चौथा है मृद भांड, और पांचवा है हमारे मन के और मुहरे। आइए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। स्थापत्य अवशेष। अब स्थापत्य अवशेष से हमें उस सभ्यता के भवन निर्माण कला, उस क्षेत्र के नगरीय जीवन की जानकारी मिलती कि वहाँ पे कैसे कैसे भवन बनाए जाते थे, वहाँ पर नगर किस प्रकार से बसाए जाते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा है विलासिता की वस्तु। देखिए, समाज में ऊंच नीच का फ़र्क होता ही है। तो जैसे कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, तो अमीर लोगों के पास ज़्यादा महंगी चीज़ें होंगी और गरीब लोगों के पास ऐसा नहीं होगा, और जो महंगी चीज़ें होंगी वो कुछ ही लोगों के पास होती है। तो वो हमारी आर्थिक विषमता को दिखाता है, यानी पैसों के लोगों के बीच में भेदभाव था। तो ये हमारी होगी विलासिता की वस्तुएं। तीसरा है हमारा शवादान। शवादान हो गए जिनमें मृतकों को दफनाया जाता था और मिट्टी में गाड़ देते थे। तो इससे हमें उस समाज के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, क्योंकि शवादानों के साथ साथ वहाँ पे उनके साथ साथ कुछ मूर्तियाँ हो गई, कुछ धार्मिक चीज़ें हो गई, उनके साथ कुछ कपड़े हो गए, ये सब चीज़ें रख दी जाती थी। तो हमें उस समाज के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है। चौथा है हमारा मृदभांड। तो मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो इससे हमें पारिवारिक जीवन की जानकारी मिलती है। अब देखिए, कई कई घरों पे छोटे छोटे बर्तन पाए गए और कहीं कहीं बड़े बड़े बर्तन पाए गए। तो इतिहासकार इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि जो छोटे घर थे वहाँ कम लोग रहते होंगे, इसलिए वहाँ छोटे बर्तन पाए, और जो बड़े बड़े बर्तन थे वहाँ ज़्यादा लोग रहते होंगे। तो इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे पारिवारिक जीवन था, और वो मृदभांड उस समाज के पारिवारिक जीवन की जानकारी देते थे। पांचवा है मन के और मुहरे। मन के होते हैं वो छोटी छोटी मोतियाँ जिससे लोग पहनते हैं, और मुहरे हो गए जैसे आप सिक्का मान लीजिए, ठीक है। तो उससे हमें धार्मिक जीवन, परंपरा, व्यापार व लिपि की जानकारी मिलती है, क्योंकि धार्मिक जीवन उस मान लीजिए उन मोहरों पर किसी भगवान की पिक्चर लगी हो, ठीक है, तो उससे हमें उस समाज के धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। अब उन सिक्कों से आप सिक्के हैं तो उससे तो लेन देन तो होता ही होगा, तो इससे हमें व्यापार की जानकारी मिल जाती है। और मोहरों पर मान लीजिए कुछ लिखा है तो वहाँ के समाज साक्षर समाज होगा, है ना, तो इससे हमें उस समाज की लिपि की जानकारी भी मिलती है। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार त्रिकोण आकार में है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एक चार्ट को। देखिए, तो हमारा उत्तर की तरफ जो है हमारा है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर की तरफ है। दूसरा है हमारा आलमगीर, यह है उत्तर प्रदेश। और तीसरा है हमारा दैमाबाद, जो है महाराष्ट्र की तरफ। और चौथा है हमारा सुतकेंगाडोर, जो कि पाकिस्तान में है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। ये मिस्र की और चीन की सभ्यताओं से कम 10 गुना बड़ा माना, 10 से 12 गुना बड़ा माना जाता है। अब देखिए,
अब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने से पहले उसके पीछे की कुछ जानकारी पढ़ते हैं कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता कैसे चला। तो लगभग 160 से 65 साल पहले पंजाब यानी आधुनिक पाकिस्तान है, हम भारत वाले पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं, जो आप आजकल पाकिस्तान में जो पंजाब है हम उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पे पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, यानी पटरियाँ बिछाई जा रही थी, जिसके लिए कुछ स्थान पर खुदाई का कार्य चल रहा था। अब पटरियाँ बिछाने के लिए खुदाई चल रही थी, तो खुदाई के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो कि आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। अब उन कर्मचारियों ने उसे खंडहर समझ लिया और वहाँ हजारों ईंटों की यहाँ से निकाल लाए। अब जो वहाँ पे जो कर्मचारी थे उन्होंने गौर नहीं किया कि ये क्या चीज़ है, और वहाँ पे उन्हें ईंटें मिली और वो ईंटें खोजते ले आए और उन्हें अपना रेलवे लाइनें बिछाने में उनका प्रयोग शुरू कर दिया। और वो लोग ये नहीं जान पाए कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और किसने की। दयाराम साहनी, ये एक पुरातत्वविद थे। इन्होंने 1921 में हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली। इन्होंने जब 1921 में खुदाई का कार्य चल रहा था तो उनको वहाँ पे मोहरे मिली, ठीक है, जो कि हड़प्पा के स्थान पर पाई गई थी। अब दूसरे हैं राखाल दास बनर्जी, ये भी एक पुरातत्वविद। इन्होंने 1922 में हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। अब जो राखाल दास बनर्जी थे उन्होंने भी 1922 में खुदाई का कार्य जब शुरू किया था तो उन्हें मोहनजोदड़ो से जैसी हड़प्पा से मोहरे प्राप्त हुई थी बिल्कुल सेम मोहरे मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि दोनों एक ही संस्कृति की मोहरे हैं। और 1924 में इसी खोज के आधार पर पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, इन्होंने 1924 में पूरी दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी कि हमने एक नई सभ्यता की खोज कर डाली है, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। अब हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे, कि लोग अपना जीवन कैसे जीते थे और किन चीज़ों के सहारे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों और जानवरों, जिनमें मछलियाँ भी शामिल है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते थे। वो पेड़ पौधों से अपने फल उल प्राप्त कर लेते थे, ठीक है, और वो जो जानवरों को भी खाते थे उसमें मछलियाँ भी शामिल थी। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल आदि प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से बाजरे के दाने भी मिले हैं और ये गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता में चावल के दाने भी मिले हैं, पर लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियाँ, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं। हड़प्पा स्थलों से न जानवरों की हड्डियाँ भी पाई गई, जिनमें भेड़ हो गई, बकरी हो गई, भैंस, सूअर आदि इनकी हड्डियाँ मिली है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। पूरा प्राणी विज्ञानी और जो जीव पुरातत्वविद थे उन्होंने जब अपना उनके बारे में अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि ये जो भी जानवर थे वो यहाँ पे पालतू थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग इन जानवरों को पाला करते थे। अब जंगली जानवर हो गए, जैसे वराह हो गया, वराह यानी सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली है। अब हड़प्पा सभ्यता से इन जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, परंतु ये नहीं पता चला है कि हड़प्पा निवासी इन जानवरों का शिकार खुद करते थे या आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते। अब हड़प्पा सभ्यता में लोग उनका शिकार तो करते थे, अब ये नहीं पता था कि वहाँ के लोग उसे खुद ही शिकार करते थे या फिर दूसरे शिकारियों यानी आखेटकों को बुलाकर उन जानवरों का शिकार करवाते थे। और यहाँ से हमें मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है।
अब हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में कि वहाँ कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी। तो देखिए, पहला है जुताई का ज्ञान। कालीबंगन यानी राजस्थान में जो है तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब कालीबंगन से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इससे ये साफ साफ साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जुताई का ज्ञान था, जिससे वो अपने खेत जोतते थे। दूसरा है बैलों का प्रयोग। मोहरों पर किए गए अंकन एवं मिट्टी की मूर्तियों से बैलों की आकृति मिलती है। अब मोहरों पर वृषभ यानी बैल और मूर्तियों पर बैलों की आकृति मिली है, जिससे इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी कृषि प्रौद्योगिकी में बैलों का उपयोग करते थे। तीसरा है मिश्रित कृषि। अब कालीबंगन से प्राप्त हुए जुते हुए खेत के साक्ष्यों से हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए स्थित हुए हैं। कालीबंगन से प्राप्त जुते हुए खेत के साक्ष्यों से हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए स्थित है। मतलब एक ही खेत था, उसमें रेखाओं को दो समूह में बांट दिया जाता था, यानी जमीनों को समकोण पर दो समूह में बांट दिया जाता था। इससे इतिहासकार यह अंदाजा लगाते हैं कि वहाँ पे एक ही बार में दो फसलें उगाई, दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती थी। इससे उन्हें यह लगता है कि वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में मिश्रित कृषि की जाती थी। चौथा है हमारा हल का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में हलों का प्रयोग करते थे। इस संबंध में हमें बनावली, जो कि हरियाणा में है, वहाँ पर मिट्टी के बने हलों के प्रतिरूप यानी नमूने प्राप्त हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने खेतों में हलों का प्रयोग करते थे। अब पांचवा है कृषि उपकरणों का प्रयोग। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पाई लोग संभवतः लकड़ी के हत्थों पर बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे। अब कृषि करने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ न कुछ कृषि उपकरणों का तो प्रयोग करते थे, तो उसमें थे लकड़ी के हत्थों पर बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग। और छठा है सिंचाई के कृत्रिम साधन। सोतुगई, जो कि अफगानिस्तान में, वहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले, तथा धोलावीरा यानी गुजरात से जलाशयों के साक्ष्य मिले। अब खेती करने के लिए सिंचाई की तो आवश्यकता होगी, तो सिंचाई के लिए अब पानी की आवश्यकता होगी, है ना। तो पानी वो लोग सोतुगई यानी अफगानिस्तानी नहरों से प्राप्त होता था, जो कि अपने खेती में उसका इस्तेमाल करते थे। और धोलावीरा यानी गुजरात से जलाशयों के साक्ष्य मिलते, जिससे वो अपने खेत की सिंचाई किया करते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। हम इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।